आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, बदलते दौर के साथ हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आया है और उसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो आज के इस स्मार्टफोन के दौर पर समस्याएं भी स्मार्ट हो गई है, तो उनके सॉल्यूशंस भी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ एक चाइल्ड काउंसलर भवानी टाइम्स की टीम के साथ मौजूद है, अवेलेबल है। चलिए बातचीत करते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ। मैम, आपका नाम और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी नमस्कार, मैं नीता मिश्रा। मैं विवेक मंदिर सीबीएसई स्कूल और स्टेट बोर्ड में एज ए काउंसलर वर्क करती हूँ और मैं एज ए टीचर भी हूँ। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप एज अ टीचर, एक शिक्षिका के रूप में विवेक मंदिर में भी कार्यरत है, तो मुझे बताइए कि आज कोरोना के बाद जो बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैम, चेंजेस वैसे बच्चों में आए हैं, साथ में सभी लोगों में आए, बट सबसे बड़ा चेंज बच्चों में ये आए हैं कि बच्चे वो जो स्कूल का जो टाइमिंग था, जो हमको 7 घंटे बैठना, वहाँ पर उनका डिसिप्लिन सीखना, वहाँ पे पढ़ाई करना, वो बच्चों ने बहुत मिस किया है। और दूसरी बात, जो बेसिक था बच्चों का, जैसे कई बच्चों का कोरोना में क्लास 1 2 घर पर ही हो गया और कोरोना के बाद वो बच्चे सीधा 3rd 4th में आए हैं, तो उनका बेसिक बहुत लॉस्ट हो चुका है। एंड जब स्कूल में 3rd में आने के बाद में जब उनको हम पढ़ाते हैं एज ए टीचर भी मैं बताऊँ, तो बच्चे वो समझ नहीं पाता। लेकिन टीचर की भी प्रॉब्लम होती है कि वो स्कूल में 3rd का ही सिलेबस पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चा ऑलरेडी पीछे का जो भूल चुका हुआ रहता है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ाई, मतलब बच्चों का पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। तो मैम, जैसे आपने बताया कि बच्चों का बेसिक काफ़ी छूट चुका है जी, तो उस समय क्या हुआ था, बच्चे ऑनलाइन स्टडीज चलती थी, कई बार होता था बच्चे ऑनलाइन ना आके मतलब चालू तो कर देते थे, बट वो अपना मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब अटेंडेंस देके वो अपना साइड हो जाते थे। तो मैम, कि आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो स्टडीज हुई थी उस समय बच्चों का, मतलब उस पे बच्चों का इम्पेक्ट पड़ा है? बच्चे मतलब उस चीज को ग्रैब कर पाए हैं? मैम, कोशिश तो बहुत की है, बच्चों ने भी की है और टीचर्स ने भी काफ़ी कोशिश की। और उस समय ना माहौल भी ऐसा था कि अगर हम पेरेंट्स को बोलते कि बच्चा अगर आधा घंटा बैठा है मोबाइल में ऑनलाइन क्लास पर, तो वो ध्यान दे, तो वो भी उस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सब कोई कोरोना से जूझ रहे थे। अगर हम ये पेरेंट्स को बोलेंगे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है उनके घर में कोई कोरोना पेशेंट था, वो वहाँ बिजी थे, बच्चे भी मेंटली सेटल नहीं थे, क्योंकि उनको वो फीलिंग ही नहीं थी कि मोबाइल के थ्रू पढ़ाई भी होती है। उनको वो समझ भी नहीं आया, और जब तक समझ आया तो एक सेशन ओवर हो जाता था। अनएक्सपेक्टेड था हाँ, एकदम बच्चों के लिए भी कि सडनली ऐसा आ गया। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि आप एज अ चाइल्ड काउंसलर आप काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में कौन कौन सी समस्या है जो अभी फेस करना पड़ रहा है, जो देखना पड़ रहा है माँ बाप को? ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है बच्चों में? एज चाइल्ड काउंसलर आप किस चीज को मतलब एलोब्रेट करना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें सबसे कॉमन बात होती है कि वो मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं। तो उनका बोलना है कि आप बोलो, क्योंकि वो एक बात मैं मायने रखती हूँ इस बोलने के लिए कि मेरे भी अपने बच्चे, अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो नहीं मानते हैं, बट टीचर की बोली हुई बात उनके लिए पत्थर की लकीर होती है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप बोलो, तो हम कोशिश करते हैं बोलने की। दूसरी बात, मोबाइल का चलन बहुत बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उस वजह से उनकी आंखों पे असर हो रहा है, मस्तिष्क पे असर हो रहा है, और उनको एक्चुअली उसका इस्तेमाल का जो तरीका है वो पता नहीं कि अगर उसी मोबाइल को पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, और पर बेनिफिट से ज़्यादा वो लॉस उसका उठा रहे हैं। मतलब उनको पता है जी, लेकिन बच्चों को निगेटिव चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप कहते हैं कि मैम आप बोलिए, आप ही जी। ज्यादा सुनेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप 1 घंटा उनमें काउंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो दिन भर में मतलब 22-23 घंटे माँ बाप के साथ रहते हैं। जी। तो क्या कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप की भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है? हाँ मैम, बिल्कुल होता है। जैसे कि मैं कई बार सभी माता पिता को बोलती हूँ जब हम पेटीएम भी लेते हैं, जैसे बच्चा हमारा 10 बजे आया और 5 बजे तक के रहता है, उस उतने पीरियड में हमने जितना कुछ बच्चों को पढ़ा दिया, तो सारे पेरेंट्स क्या करें, रात में आधा घंटा रिवीजन लें, एक एक बार जो जो हमने पढ़ाया है, और बस अगर आप रिवीजन लेंगे तो बच्चे को याद रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बच्चे ने आज 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ा है, वो दूसरे दिन स्कूल, सुबह जब स्कूल आ रहा है फिर बुक ओपन कर रहा है, तो वो पूरा उसके माइंड से ओवर हो जाता है। तो अगर आधा घंटा, मैं समझती हूँ कि कुछ पेरेंट्स वर्किंग है, नहीं कर पा रहे, कुछ की अपनी प्रॉब्लम्स है, बट एज ए पेरेंट्स आपको इतनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, आधा घंटा आपको देना ही पड़ेगा। कभी आप हस्बैंड को बोलते वो बैठे, कभी दादा को बोलते, न्यूक्लियर फैमिली तो
हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर ले, बट यहाँ उनको स्टेप आगे लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मैम जैसे आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली है तो आपको करना ही पड़ेगा, तो क्या इस जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली का भी कुछ रोल होता है बच्चों का? जो आप काउंसलिंग करते तो बच्चों पे ऐसा कुछ लगता है आपको कि वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है इसलिए वो ऐसा चिड़चिड़ा बन रहा है, जॉइंट फैमिली में रह रहा है इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको लगती है ऐसा? मैम दोनों चीज़ अपनी जगह सही है। जैसे कि अगर मैं जॉइंट फैमिली में हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बाहर है, तो ऑब्वियसली मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, तो वहाँ मेरी जॉइंट फैमिली बिकम न्यूक्लियर फैमिली हो ही जाएगी। तो वहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ को बच्चे को ही संभालना है, तो आपस में बांट लेगी, ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूँगी, तो आराम से बच्चे आप सब, लेकिन आप दोनों में ही साम सज्जे होना चाहिए। होना चाहिए। मैम चाइल्ड काउंसलिंग जो हम करते हैं तो ये बेनिफिशियल है, आपको लगता है कि बच्चों में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये लाभदायक है? मैम बिल्कुल है, और 100% पड़ता है। इसकी वजह एक है, जब पेरेंट्स या टीचर के थ्रू हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हम उस बच्चे से पूछते हैं, उससे पूरी बात की जाती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी चॉइस, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, घर में उसकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, क्लास में वो अकेला रहता है, उसके दोस्त है, हम एक एक चीज़ का पूरा 100% जायजा लेते हैं, और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अब बच्चे को क्या सलाह देना। और एक बार की सिटिंग में कभी भी काउंसलिंग ओवर नहीं होती, डिपेंड करता है कि उसकी उम्र कितनी है। अगर बच्चा छोटा है तो उसके उम्र के अकॉर्डिंग उसको सलाह देती, कभी पेरेंट्स आते हैं उनको उनकी उम्र के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। उसका मेंटल लेवल कैसा है कि वो आपकी बात समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको ये किया जाता है। अच्छा, जैसे कि सीबीएसई स्कूल्स के रूल्स है कि स्कूल में एक चाइल्ड काउंसलर रहना ही चाहिए जी। तो क्या ऐसा हर एक स्कूल में है, जितने भी स्कूल आज सीबीएसई इंडिया में हैं? जी मैम, मैं अदर स्कूल के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट हमारे विवेक मंदिर में एज ए काउंसलर मुझे रखा गया है। तो मेरे स्कूल के किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स खुद आके हमें बताते हैं, इवन कई बार मैनेजमेंट भी हमें किसी बच्चे के बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं, तो हम बिल्कुल उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में होता कैसा है कि जैसे बच्चे अपने आप को 7-8 से वो टीनेजर्स में समझते हैं कि मैं एडल्ट है, उनको किसी को समझाने की हमको बहुत जरूरत नहीं है, हम जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो ऐसा होता है कई बार कि 8, 9, 10th के बच्चों की भी आप काउंसलिंग कर रहे हो और वो समझते हैं उस चीज को? अब काउंसलर मतलब लोगों का मानना कैसा है ना कि मैम आपने काउंसलर किया, एक मैजिक वॉन्ड फिरा दिया और बच्चा चेंज हो जाना चाहिए। बच्चे कोई बैटरी नहीं है मैम के पास में, कोई ये कर दो या खिलौना नहीं है कि बैटरी चार्ज कर दो या नई बैटरी डाल दो तो बच्चा एकदम एक्टिवली होकर पार्ट लेगा। ये बात टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चे को भी समझना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, सब बच्चे में कोई बात को लेकर लड़ाई हो गई, तो काउंसलर क्या करेगा, बच्चे को बुलाएगा, उनसे बात करेगा, और वो काउंसलर के लिए कोई भी बच्चा विक्टिम या कोई भी बच्चा कल्पित नहीं होता है, वो उसको एक ही नजरों से देखेगा, उससे बात करेगा कि बेटा क्या बात हुई थी, क्या वजह थी, हम उनकी पूरी बात सुनेंगे। और हमारा काम ये है कि हम उस बच्चे के मन से वो जो घटना हुई है उसका जो बुरी छाप है वो हटाए। हमारा काम है उनको हील करना है, क्योंकि अगर इतना छोटा सा मन उस बात को लेके आगे चलेगा तो वो ग्रजेस रह जाते हैं, वो रिवेंज की भावना पैदा हो जाती है। तो काउंसलर की सबसे पहले ड्यूटी है कि उसको कंसोल करे कि बेटा जो हुआ इट्स ओके, आगे नहीं करना है। और अगर हमें लगता है कि इस बच्चे को और सेटिंग की ज़रूरत है तो हम इसे 2 से 3 बार बुलाते हैं। फिर कभी लगता है कि नहीं, घर का वातावरण है उस वजह से बच्चा इतना अग्रेसिव हो रहा है या एंगर इश्यूज उसमें क्रिएट हो रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। नहीं, सिंगल सिटिंग का नहीं है, जी 2-3 सिटिंग बिल्कुल। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हमारी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। और मैम जैसे कि आपने कहा था कि बच्चे हैं जिनके बीच कुछ फाइटिंग हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो एक दूसरे को कल्प्रिट समझने लगते हैं, विक्टिम समझने लगते हैं। तो क्या पहले कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लोग बच्चों का झगड़ा हुआ है, उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं साथ में, और फिर वो बच्चे तो साइड में और पेरेंट्स में ही झगड़ा हो जाता है कई बार। तो क्या जब आप काउंसलिंग करते तो क्या आप साथ में सबको बुलाते हैं कि आप मतलब पर्सनली क्या करते हैं काउंसलिंग?
या कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के बीच में कुछ हो गया आर्ग्यूमेंट, क्योंकि सबको लगता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, जी। हमारा बच्चा ये कर नहीं सकता, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स कभी आती है? मैम अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है कि अगर चाहे एक बच्चा लड़े, दो लड़े, या टीचर्स हमसे लाइक मिसबिहेव कर रहा है, बहुत अब्यूजिंग कर रहा है, तो अगर दो बच्चे हैं तो मैं दोनों को अलग अलग बुलाऊंगी। अगर दोनों में कुछ इशू है, दोनों दोस्त नहीं है, बात नहीं करना चाहते, एकदम एक दूसरे को एनिमी समझ लिया है, पहले दोनों से बात करूंगी, पूछूंगी मैटर क्या है, कंसोल करूंगी, और एक दो सेटिंग के बाद मैं कोशिश करूंगी कि उनसे दोस्ती करा लूँ। बट काउंसलर उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ही करना ही पड़ेगा। काउंसलर का काम ये है कि वो उनको उस हद तक के उनका मेंटल जो इशू है वो रिजॉल्व कर देगा कि जस्ट अ नॉर्मल मैटर, बच्चे लड़ाई होती रहती है, आपको इसको भूल के आगे चलना है। जो उनको खुद लगेगा कि हाँ ये बात सही है, तो वो खुद पैचअप कर लेते क्योंकि हैं। बच्चों में ऐसा होता है, नहीं कई बार बच्चे भी सुबह झगड़ा कर रहे, शाम को वही बच्चे आपस में अक्सर ऐसा होता है। ही, ये चीज होती ही है। मैम टीनेजर्स में जो हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स में डिप्रेशन जी। बहुत ज्यादा देखने में आता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मैम टीन एज की कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जो बच्चे चाह कर, स्पेशली बॉयज होते हैं जो चाह कर भी अपने मम्मी पापा को बता नहीं पाते। जैसे कि अगर सपोज किसी बच्चे को होटल मैनेजमेंट करना है, किसी को कुछ करना है, बट मम्मी पापा के अपने ड्रीम्स रहते कि वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो बच्चों को फोर्स करते हैं। तो सभी माता पिता से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से इतनी अच्छी दोस्ती रखें कि वो आपको खुल के बता सके कि मम्मी हमको ये करना है। अगर सपोज कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे रिपोर्टर बनना है या मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, तो आप उस पर एकदम हावी मत हो जाइए। उसको ये मत बोलिए कि ये क्या करियर चुना है, ये क्या है, इसमें तेरी लाइफ नहीं चलेगी। उसको इतना गाइड करिए कि बेटा आप कोई भी ऐसी जॉब चुनिए जिससे ज़िंदगी भर आप खुशी से रह सके, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके और अपने फैमिली को संभाल सके। आजकल के बच्चे मैम बहुत स्मार्ट हैं। हमारे ज़माने में हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे कि वो चंदा मामा है, आप वहाँ पर जा नहीं सकते थे। बट अभी बच्चों को आप ये बात बोल ही नहीं सकते। वो आपको तुरंत गूगल करके बता देंगे कि मम्मी वहाँ तो लैंडिंग चल रही है, मतलब वहाँ के प्लॉट्स बिक रहे हैं। तो ये बहुत स्मार्ट जनरेशन है। वही हमने कहा था ना कि आजकल स्मार्टफोन बहुत का स्मार्ट जमाना है। है, तो समस्या भी स्मार्ट हो चुकी है। आपने अगर उनको बोला ना, ये होता नहीं, वो 2 साल का भी बच्चा गूगल निकालेगा और तुरंत गूगल से पूछेगा, एलेक्सा कैन यू टेल मी दिस थिंग। सो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं ना कि हमारे जमाने में गूगल नहीं था। हाँ, वो ये ब्लेस्ड है ये पूरे कि इनको सब कुछ मिल रहा है। जी मैम जनरली सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, जनरली मदर के साथ, कि मैं बच्चों के समय नहीं दे पा रही हूँ या बच्चे मेरे सुन नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट भी आपके पास आते हैं कि मैम हम क्या करें, हमको भी कुछ बताइए। होता है ऐसा कभी? मैम ऐसा होता है, और ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एक जो सिंगल पेरेंट है, चाहे मेल हो या फीमेल है, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बच्चों को भी इमोशनली बहुत डाउन कर देते हैं। जैसे अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है, स्कूल से बहुत कंप्लेंट आ रही है और पेरेंट्स अपनी वजह से बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उनके सामने रोते हैं, उनको बोलते हैं नहीं आपको करना पड़ेगा, देखो मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, आप ही मेरे सहारे हो। एक एज ए मानवता आप बताइए कि वो बच्चे को क्या पता कि आप अकेले हो, आपने क्या सफर किया है। अब उसको ये सब इमोशनल राउंड में ट्रैक में मत डालिए, उसको प्रैक्टिकल बताओ कि बेटा जैसा मैं स्ट्रांगली अपनी लाइफ जी रहा हूँ ना, तुम्हें भी जीना है, जैसा मैं ये कर रहा हूँ ना, तुम्हें भी करना है। उसको स्ट्रांग बनाने के बजाय इमोशनली ना उसका डिसबैलेंस होता है, फिर वो भी बच्चा बात बात पे रोता है। एक नॉर्मल सी बात है मैम, अगर कोई खिलौना टूटा है और आप बार बार उसको मारोगे तो वो तो और टूट जाएगा ना। आपको उल्टा, अगर आप मेंटली ब्रेकअप हो तो आपको खुद को ही स्ट्रांग बनाना, तो आपको देख के आपका बच्चा बनेगा। तो यहाँ हमें आगे आना है, और बच्चे तो वो है, मिट्टी है, जो आप बनाओगे वो बनेंगे। मैं मानती हूँ कि बोलना बहुत आसान है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में। मैम जैसे कोविड के समय काफी बच्चों ने अपने मतलब पेरेंट्स, किसी के मम्मी एक्सपायर हो गए, किसी के पापा की डेथ हुई है। तो मेरा ही बेटा है, उसकी ही क्लास में एक बच्चा है जिसकी मम्मी की डेथ हो गई। तो इन सब चीजों का कैसे बच्चों में इफेक्ट काफी आया है। जैसे बोलते हैं ना कि मदर ही सबसे पहली गुरु होती है, क्योंकि मम्मी ही हमें घर में सब कुछ सिखाती है। अब इस एज में बच्चों की मम्मी का चले जाना, यानी बहुत ही बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों को भी आप काउंसिल करते हैं, मतलब जिनको कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, माँ का जो बेसिक रहते हैं उनको मिल ही नहीं पा रहा है, तो फिर मैम ऐसे समय में ऐसे कुछ केसेस आपके सामने आए हैं?
आते हैं मैम, जस्ट कॉमन है। मैं जिस क्लास में टीचर हूँ वहाँ पर भी ऐसे कुछ बच्चे उनकी प्रॉब्लम से सबसे पहले तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर उनसे बहुत ज़ोर से बात करी या उन्हें बात बात पे डांटा गया तो वो तुरंत रोने लगते हैं। जैसा कि मोस्टली मैंने जो फील किया है, टिफ़िन के समय हर बच्चा अच्छा टिफ़िन लाता है और बच्चे के पास में जो पापा ने बना के दे दिया वो होता है। सो वो बैठा रहता है, वो देखता है। तो वहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे, कोशिश करें कि कुछ ऐसा है जो वो लोग शेयरिंग करवा देते। सैटरडे हमारा शेयरिंग डे होता है, हम शेयरिंग करवा देते हैं। एंड हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिसमें स्पेशली माँ का जिक्र है। जैसे कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैंने माय मदर वाला ऐसे नहीं दिया, मैंने माय फादर वाला ऐसे दिया। कई बार जैसे मुझे पता है कि मेरी क्लास में किसी बच्चे के फादर नहीं है तो मैं वहाँ पे माय फादर का ऐसे नहीं दूंगी, माय मदर का ऐसे दूंगी। तो एज अ चाइल्ड काउंसलर आपको मालूम है कि इस चीज को, तो क्या बाकी टीचर्स के लिए भी आप लोग फिर ऐसा कुछ सेशन लेते हैं कि हमको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैम मोस्टली हमारा टीचर्स को पता होता है, क्योंकि जब हम लोग अपना रिकॉर्ड बनाते हैं तो हर टीचर जानता है कि किसके पेरेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, तो टीचर्स इस बात का ख्याल रखती है। अच्छा, जैसे आपने काउंसलिंग कर ली, आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास की क्लास टीचर है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स तो हर एक क्लास में होंगी, बच्चों को काउंसलिंग करने की नीड होती है। तो क्या इसके लिए स्कूल में स्पेशल प्रोविजन है? अगर वो बच्चा ऐसा है तो उसके साथ में कैसा ट्रीट करना चाहिए? कोई बच्चा है जो बिल्कुल लिखना पसंद ही नहीं करता, उसको सिर्फ ओरली करना है, वो मतलब हमको मालूम है कि उसको बनना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, तो मैम फिर हर टीचर्स उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उस बच्चे को कैसा ट्रीट किया जाए? मैम ये तो सवाल बहुत अच्छा भी है, लेकिन इसका उत्तर मैं देना चाहूँगी। जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती है, वैसे हर टीचर का पढ़ाने का और काम करवाने का तरीका अलग होता है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो कई बार टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो अगर जैसा कोई बच्चा है जो नहीं लिखना चाहता और एग्ज़ाम आ गई है तो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैम थोड़ा बच्चे पर ध्यान दे दीजिए। अगर मदर वर्किंग है, वो बिजी है, तो हम उनको नोट्स भेज देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहा तो कभी कई जैसा अब एग्ज़ाम आने ही वाली है, लास्ट ऑप्शन है, तो हम उसका गेम पीरियड ऑफ करके उसको क्लास में बिठा के उसका वर्क करवा देते हैं। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की चाइल्ड काउंसलर से नीतू मिश्रा मैम से, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भवानी टाइम्स को कि मुझे ये चांस दिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक साथ में कई क्या हज़ारों लोगों के साथ में मैं अपनी बात रख सकती हूँ। और दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को समझें, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद। तो हम आपको ऐसे ही व्यक्ति विशेष से रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए भवानी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।